हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड करवाने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम प्रोवाइड करवाते हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर सीबीएसई कोर्स, योर स्टेट बोर्ड्स, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। तो देरी किस बात की है, जल्दी जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और जो है अच्छे से रॉक कर दीजिए। इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन से ईयर का, 2019 का, उसे हम करेंगे सॉल्व। अब इसमें भी स्टूडेंट्स एज हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड दिल्ली रीजन के जो सेट्स हैं वो भी सॉल्व कर रहे हैं और दिल्ली रीजन के जो सेट हैं वो भी सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस लेक्चर में हम 2019 में आउटसाइड दिल्ली के जो सेट 1, 2 एंड 3 थे, उन तीनों ही सेट्स को हम लोग करेंगे यहाँ पर सॉल्व। ओके, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, 2019 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर 12th क्लास इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी बुक्स होती थी। एक होती थी आपकी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती थी आपकी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये कहानी थी सिर्फ और सिर्फ 2019 तक। आफ्टर 2019, जो कि हम बात करें किसमें, 2020 में, ठीक है, 2020 में क्या हुआ था, 2020 में जो है आपकी जो बुक है वो चेंज हो गई थी। अब आप जो हो माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हो, अब आप क्या पढ़ते हो, अब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हो, राइट। और माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी क्लास 11th में शिफ्ट हो चुकी है। सो इस चीज को देखते हुए हम लोग यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिकॉज वो 11th क्लास में जा चुकी है तो उस पर हम लोग ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में फोकस नहीं करने वाले हैं। ओके, अब रही बात कि मैडम यहाँ पर हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे करें प्रिपेयर। तो देखो, एक जो है आपके पास में क्या दे दिया मैंने आप लोगों को, जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दैट इज 2020 का, वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। उसमें आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी थी, ठीक है, तो वो चीज हो गई। उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है टेस्ट पेपर्स दिए हैं हर एक चैप्टर के, तो उसमें जो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी आपके पास में टेस्ट पेपर्स हैं, तो उससे जो है आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ पर तो हमें वो क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रांग बनेगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बनेगा। तो फिर ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी स्ट्रांग बनाना है। तो उसके लिए आपको जो प्रॉपर हमारे सारे टेस्ट पेपर्स वगैरह हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है, और वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इफ अगर अभी तक आपने नहीं सॉल्व किया, अगर अभी तक आपने जो है टेस्ट पेपर नहीं दिया है, नहीं देखा है, तो उसके जो है प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है आप उन पर्टिकुलर वीडियोस को देखो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। ओके, सो आई गेस कि ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं और हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक सॉल्व कर रहे हैं। इतना तो आप लोगों को हो गया अच्छे से क्लियर। नाउ देखो एक और चीज कि अब ये जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये आपके जब क्वेश्चन, मतलब कि ये जिन ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन ईयर्स में आपके पास में टर्म 1 टर्म 2 नहीं होता था, राइट। बेसिकली आपके पास में टर्म 1 टर्म 2 नहीं होता था, जो पूरा पूरा है आपके पास में एक ही टर्म होता था। पूरा सिलेबस आपका जो है एक ही पर्टिकुलर जो है हमारी एक ही पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा जाता था। टर्म 1 टर्म 2 हमारे अब हुए हैं इन
इन द ईयर 2022। तो अब 2022 के हिसाब से हम पढ़ाई कर लें अपनी। तो इसके लिए अब जितना भी टर्म 1 का सिलेबस है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के गिवन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, या जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पहले, उन क्वेश्चंस को मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने जो टर्म 2 के क्वेश्चंस है इन्हें करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो टर्म 2 से रिलेटेड जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो क्वेश्चन है उसके साथ में। अब आप लोग देख सकते हो हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज सेक्शन ए जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, और एज आई टोल्ड यू कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अब आपकी 11th क्लास में है, इसलिए हम उसे जो है यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। जो आपका सेक्शन बी है वो है आपकी वो है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो सिर्फ हम वो सेक्शन को कर रहे हैं सॉल्व। उसमें हमारा जो है 17th क्वेश्चन आता है डायरेक्टली 17th। क्यों, बिकॉज देखो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो आपके सेक्शन ए के हो गए, उसके बाद में हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो जो कि आपके टर्म 1 के सिलेबस में कवर हो गए हो, इसलिए हमने वो क्वेश्चंस नहीं लिए। ओके, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। Calculate change in the final income if marginal propensity to consume, that is MPC, is 0.8 and change in initial investment is 1000 crores। ठीक है, क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको चेंज इन फाइनल इनकम करना है फाइंड आउट। चेंज इन फाइनल इनकम मतलब कि क्या हो गया आपका, चेंज इन वाई जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। क्या चीजें गिवन है आपके पास में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज एमपीसी आपके पास में 0.8 गिवन है। ठीक है, ये एमपीसी हो गया हमारा 0.8, और जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, दैट इज, इसको हम लिखेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 1000 करोड़ का गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, आपका चेंज इन वाई जो है ये करना है फाइंड आउट। कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है कि K दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू होती है चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I। ऑल्सो इसकी एक और वैल्यू होती है, क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। राइट, अब देखो आपके पास में चेंज इन वाई नहीं है, लेकिन अगर आप के फाइंड आउट कर लो तो आप चेंज इन वाई को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब के को आप फाइंड आउट कर लो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी हम लोग करेंगे, तो इससे हमें के मिल जाएगा। जब के मिल जाएगा तो के और ये जो है आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में चेंज इन वाई निकल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। इसके अलावा आप जो हो के मत फाइंड आउट करो, आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो आपका चेंज इन वाई इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पर आप चेंज इन वाई को एज इट इज ही लिख दोगे, चेंज इन आई लिख दोगे 1000, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो भी आपको चेंज इन वाई मिल जाएगा। तो अब ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन से मेथड से जो है फाइंड आउट करना है, बिकॉज जो भी चीज आपको इजी लग रही है आपको उसी वे से जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला है ऐसा तो हमें ऐसे ही करना है। सिर्फ ये समझना कि जिस भी प्रोसेस से आप जा रहे हो या जिस भी प्रोसेस के थ्रू आप जो हो ये फाइंड आउट कर रहे हो वो प्रोसेस सही होनी चाहिए। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना होगा। ओके, तो आई गेस कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और कैसे फाइंड आउट करना है ये क्लियर है। अब जो है इनके आंसर्स देख लेते हैं हम लोग। So MPC is equals to 0.8 and change in investment is 1000 crores, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लायर हम निकाल देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC करके, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8। अब 1 माइनस 0.8 क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.2। ठीक है, पॉइंट या डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हें डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम होती है, तो हमें क्या करना है, यहां से जो है पॉइंट हटा दो, एक डिजिट के पहले डेसिमल था तो एक जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 डिवाइडेड बाय 2, तो मल्टीप्लायर दैट इज के की वैल्यू क्या आ गई है, 5 आ गई है। ओके, सो आई गेस अच्छे से क्लियर है। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो गई, अब मल्टीप्लायर की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। इस मल्टीप्लायर में मैं 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी जो चेंज इन फाइनल इनकम है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है,
तो देखो ये कुछ आंसर होगा हमारा, K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सो फाई इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय 1000। ये इसको हम लेकर गए अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, क्या हो जाएगा 5 into 1000, दैट वुड बी 5000। तो आपकी चेंज इन इनकम कितनी आ जाएगी, ₹5000 करोड़। ओके, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। स्टेट द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर द कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। क्या करना है हमें, एक्सेस डिमांड का जो इम्पैक्ट है किस पर, जो किसके अंडर हमें बताना है, कीनेसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो हमने एक्सेस डिमांड पढ़ी है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या होगा, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो हमें एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट बताना है बेसिकली, दैट इज इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इम्पैक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। ये तीनों चीजें जो है हमें बतानी है कि एक्सेस डिमांड से क्या होगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, दैट इज या तो आपको ऊपर वाला ये क्वेश्चन आंसर करना है या फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, दोनों में से एक ही क्वेश्चन आंसर करना है। जब भी और वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें आप लोगों को एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है। ठीक है, अगर आप दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर करके आओगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको एक ही क्वेश्चन पर मार्क्स मिलेंगे और जो मार्क्स है वो उस क्वेश्चन पर मिलते हैं जो आप ऊपर लिख कर आए हो। ठीक है, जिसका आंसर आपने सबसे पहले किया हो, जैसे कि आपने लिखा आंसर नंबर 18 और आंसर नंबर 18 में पहले आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो और फिर इसे आंसर कर रहे हो। वैसे तो करना ही नहीं है दोनों का आंसर, लेकिन अगर आपने दोनों को आंसर कर दिया है तो जो भी आप पहले लिखोगे ना उस वाले क्वेश्चन पर आंसर मिलेगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपका कौन सा आंसर सही है या कौन सा गलत है, जो भी ऊपर वाला आंसर होगा उस पर आपको जो है मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी और वाला क्वेश्चन आएगा आपको या तो ये करना है या फिर ये करना है, दोनों क्वेश्चन को आंसर नहीं करना होता है। ठीक है, अब और में क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, किस किस का मीनिंग हमें बताना है, एक्स एंड सेविंग्स बतानी है कि क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमें बताना है, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को भी आंसर करना है और इसे भी क्या करना है, आंसर करना है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं कि क्या इनके आंसर होने वाले हैं। सबसे पहले जो है हम एक्सेस डिमांड को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेस डिमांड कौन सी सिचुएशन होती है, एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी हायर होती है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो इस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। ओके, अब इसका जो है इम्पैक्ट आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और प्राइस पर क्या होगा। देखो जो हमारी इकोनॉमी है वो ऑलरेडी किस पर वर्क करती होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर। ठीक है, दैट मीन्स जो सारे रिसोर्सेज है वो फुली यूटिलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम पर होती है। फिर अगर हम एक्सेस डिमांड की बात करें तो उस टाइम पर जो आउटपुट है वो नहीं बढ़ाया जा सकता। क्यों, क्योंकि जो इकोनॉमी है वो उसके फुल जो है यूटिलाइजेशन पर वर्क कर रही है, वो उसके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है। दैट मीन्स वो सारे रिसोर्सेज जो कि यूज किए जा सकते हैं वो सारे रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं और जो आपकी इकोनॉमी है उसमें सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है उतना मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर अब आप डिमांड बढ़ा भी दोगे तो आपकी बढ़ती हुई डिमांड के साथ में आपका जो आउटपुट लेवल है वो नहीं इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दी फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसके बाद में अगर एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दें तो भाई जिन लोगों को काम चाहिए वो सारे लोग जो है ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो आपका जो है एम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है एक्सेस डिमांड का। लेकिन अगर हम बात करें जनरल प्राइस लेवल की, तो जनरल प्राइस लेवल में क्या होगा, जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होंगे। वो क्यों इंक्रीज होंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड हमारे इक्विलिब्रियम से ज्यादा बढ़ गई है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो अब इस डिमांड को हमें वापस इक्विलिब्रियम पर लाना पड़ेगा ना, तो ऐसे में जो है प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा।
क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक सप्लायर क्या करेगा, अपने गुड्स को ज्यादा अमाउंट में सेल करेगा ताकि वो उससे जो है वो उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। ऑल्सो जो डिमांड है वो भी उसकी वजह से क्या होगी, वापस जो है नीचे आ जाएगी और इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती है। इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग अपनी क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड का क्या इफेक्ट होगा ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड योर जनरल प्राइस लेवल, ये चीज आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई है। So excess demand is not a desired situation because it does not lead to any increase in the level of aggregate supply as the economy is already working at full employment level, ठीक है। जो excess demand है वो एक desired situation नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर कर रही है वर्क, ठीक है। सो एक्सेस डिमांड हैज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। क्या इफेक्ट है देख लो। इफेक्ट ऑन आउटपुट, एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड देयर इज नो आइडल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो आउटपुट पर क्यों कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है और कोई भी ऐसी आइडल कैपेसिटी बची ही नहीं है कि इकोनॉमी जो है उसे प्रोड्यूस करे, ठीक है। उसके बाद में इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड देयर इज नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर वर्क कर रही है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। तो ये चीज अभी अभी मैंने आपको समझाई दी कि हर एक वो पर्सन जिसे काम चाहिए उसे काम मिल रहा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। अब इस पर क्या इफेक्ट है? एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल known as inflation as aggregate demand is more than aggregate supply, ठीक है। तो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ेगा और इन्फ्लेशन जो जिसे हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है या महंगाई आ रही है वो यही चीज है, ओके। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। अब अगर आप उसे आंसर नहीं कर रहे हो और आप जो हो नीचे के जो हमारे 3 टर्म्स दिए थे अगर आप उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपके सामने कुछ ये आंसर आता है। क्या है? फर्स्ट वाला है आपकी एक्स एंड सेविंग। व्हाट इज एक्स एंड सेविंग? एक्स एंड का मतलब है प्लान्ड, दिस इज द प्लान सेविंग, जो कि हर एक जो हमारी पूरी इकोनॉमी है वो साथ में मिलकर जो है सोच रही है कि हम इतना अमाउंट क्या करेंगे, सेव करेंगे। ये होती है आपकी एक्स एंड सेविंग। सो द सेविंग विच द फर्म और एंटरप्रेन्योर डिजायर्स टू मेक एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड इज कॉल्ड एक्स एंड या फिर प्लान्ड सेविंग्स, ठीक है। वो सेविंग्स जो कि फर्म, एंटरप्रेन्योर और जो कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो भी इसमें आप लिखोगे। ये सब मिलकर जब सोचते हैं कि हम मतलब कि ये सब जो है इनकी जो भी अपने अपने ये सेव करना चाहते हैं उस सब को जब हम कंबाइन कर लेते हैं, एग्रीगेट निकाल लेते हैं तो वो आपकी एक्स एंड सेविंग हो जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? ऐसी सिचुएशन जिसमें हर एक वो पर्सन जिसे काम चाहिए उसे काम मिल रहा है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द वर्कर्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, ठीक है। उन्हें जो है बिना किसी अनड्यू डिफिकल्टी के जो काम है वो मिल रहा है। उसके बाद में हमारा थर्ड वाला क्या हो जाता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है कि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम काइंड ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि अगर इनकम जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नीड्स खत्म हो गई या आप कुछ कंज्यूम नहीं करोगे। आप कंज्यूम करोगे बिकॉज देयर आर सम बेसिक नीड्स जो कि पूरी होना जरूरी होती है, ठीक है। तो ऐसे कंजम्पशन को जो कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर इनकर किया जाता है उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। So when income is zero, consumption is not zero because consumption can never be zero even at zero level of income. There are some basic needs which need to be fulfilled even at the zero level of income and to fulfill those basic needs we use past savings, ठीक है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं? पास्ट सेविंग्स का किया जाता है यूज। दिस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज टर्म्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इज डिनोटेड एज सी बार, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? सी बार से करते हैं, ये याद रखना। सी बार
से जो है हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिनोट करते हैं। ओके, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, दोनों ही जो सेक्शंस थे, ये दोनों ही सेक्शंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब आपको आंसर जो है एक ही करना है जब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अभी तो आप लोगों को प्रैक्टिस के हिसाब से आप दोनों ही क्वेश्चन को आंसर करोगे, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होगा, ठीक। सो आई गेस कि ये क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन द इकोनॉमी। Do you agree with the given statement? Give valid reasons in support of your answer. क्या क्वेश्चन बोला गया है कि अगर हायर जीडीपी है तो इसका मतलब क्या ये होता है कि ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है गुड्स की, मतलब कि जो पर पर्सन जो है ज्यादा अवेलेबिलिटी है गुड्स की। क्या इस चीज को हम इससे बोल सकते हैं हायर जीडीपी मीन्स ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स? हमें आंसर बताना है, डू यू एग्री और नॉट। अगर आप एग्री करते हो तो उसके लिए रीजन बताना है, और अगर आप एग्री नहीं करते हो तो उसके लिए रीजन बताना है, ठीक है। तो क्या हम एग्री करेंगे स्टूडेंट्स इस बात पर? नहीं करेंगे। हो सकता है विथ हायर जीडीपी देयर इज हाई पॉपुलेशन ऑल्सो। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कैसे होगी, वो उतने में डिवाइड हो जाएगा। आपकी जो जरूरी नहीं है कि हायर जीडीपी नेसेसरली मीन्स जो है हमारा हायर या ग्रेटर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो वी डू नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, और उसके रीजन जो है वो कुछ हम ये बता देंगे। अभी हम जब सिस्टमैटिकली इसका आंसर देखेंगे तो आप लोगों को और क्लैरिटी हो जाएगी। अब आपको या तो ये वाला क्वेश्चन आंसर करना है या फिर इसके साथ में एक और क्वेश्चन गिवन है। क्या है ये? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूजिंग अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ठीक है। हमें जो है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब समझाना है और एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में समझाना है। तो अब उस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ एक क्या लेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे। प्रॉपर जो हमारा टेबल वेबल बना के जो है एक एग्जाम्पल लेकर नंबर्स की हेल्प से बता देंगे रियल जीडीपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो अब या तो आप इस वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे या फिर इस वाले क्वेश्चन को आंसर करोगे अगर ये एग्जाम में आता है तो, बट एट प्रेजेंट हम दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये रहा, I do not agree with the statement that higher gross domestic product means greater per capita, इसमें हम लिखेंगे greater per capita income, greater per capita availability of goods in economy, as higher GDP does not mean high per head availability of goods and services, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे does not necessarily mean, okay। अब क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इफ जीडीपी इज हायर बट पॉपुलेशन इज इक्वली हाई देन पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी लो, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड है? पॉपुलेशन पर। हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो हमारा जीडीपी हाई है और पॉपुलेशन भी इक्वली उतनी ही हाई है तो फिर जो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है वो ज्यादा नहीं होने वाली, वो कम ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा एक रीजन बना। इसके अलावा हम कुछ और बता देते हैं, दैट इज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट वेदर द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड or unequally distributed. If income is equally distributed, then share of goods and services for each individual will be equal. But if it is unequally distributed, the rich will take the more share in comparison to the poor. ठीक है। तो अब फर्स्ट वाली जो उसका जो फर्स्ट रीजन था कि हम एग्री नहीं कर रहे वो हमने बता दिया कि भाई उसके साथ में आप पॉपुलेशन भी देखो। उसके अलावा एक और रीजन हम क्या दे रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है। तो अगर इनकम जो है वो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी पूरी कंट्री में, सो दैट मीन्स कि अब जो है हर एक पर्सन जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ गुड्स को खरीद पाएगा। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सीधा सीधा हमें क्या बता रहा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो जो लोग रिच हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो ज्यादा गुड्स खरीदेंगे और जो लोग पुअर है वो कम गुड्स खरीदेंगे। तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, जो पर हेड है, वो जरूरी नहीं है कि सबके पास में सेम ही हो, ठीक है। बिकॉज किसी के पास में ज्यादा शेयर है, किसी के पास में कम शेयर है। सो ये भी एक जो है हमारा रीजन बनता है। ओके,
बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से या किस जो हमारे टॉपिक से पूछा गया है, सो दैट वाज फ्रॉम योर टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर। तो उसी का जो है हमने ये आंसर दिया। अब जरूरी नहीं है कि आपको जीडीपी एंड वेलफेयर के जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन बोले जाए कि बताओ भाई जीडीपी जो है, हायर जीडीपी मीन्स हायर वेलफेयर, ऐसा वैसा, तो जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पर भी जो है जो आपका क्वेश्चन था वो जीडीपी एंड वेलफेयर से ही था, बट ये काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि हॉट्स काइंड ऑफ क्वेश्चन था, जो कि हमें पूरा एक्सप्लेन करना था, मतलब कि एक सिनेरियो दे दिया था और उस पर जो है हमें अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन करनी थी। ओके, तो आई गेस की क्लियर हो गया आप लोगों को। अब जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका, दैट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, इसके आंसर्स हम लोग देख लेते हैं। रियल जीडीपी क्या होता है? ये वो जीडीपी है जो कि आप कैलकुलेट करते हो बेस ईयर के प्राइसेस के बेसिस पर। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होता है जो कि आप कैलकुलेट करते हो आपके करंट ईयर के प्राइसेस पर। ओके, अब इस चीज को हम कैसे लिखने वाले हैं वो समझ ले। सो रियल जीडीपी रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज calculated at a base year price produced in the domestic territory in a given time period। ठीक है, रियल जीडीपी का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू जो कि आप बेस ईयर के प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हो, जो कि बेस ईयर के प्राइस, यहाँ पर बेस ईयर आपको जो है ना बहुत ही ध्यान से लिखना है और बहुत ही कंपलसरी आप लोगों के लिए रियल जीडीपी में बेस ईयर लिखना और नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर लिखना। ठीक है, तो बेस ईयर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वही हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें, सो दिस रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड एट द current year prices produced within the domestic territory in the given time period। ठीक है, जो नॉमिनल जीडीपी है इसका मतलब क्या हो गया? नॉमिनल जीडीपी का मतलब है वो मनी वैल्यू सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि कैलकुलेट की जाती है करंट ईयर के प्राइसेस पर, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में गुड्स बन रहे हैं एक गिवन टाइम पीरियड में। ठीक है, तो बेसिकली नॉमिनल जीडीपी में आपका कौन सा जो है टर्म आया है? करंट ईयर प्राइसेस। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को जो है क्लियर हो गया व्हाट इज रियल जीडीपी एंड व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। इसके बाद में हमारे पास में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमने ले लिया। हमने ली कमोडिटीज ABCD, क्वांटिटी ली किसमें? 2018 में, प्राइस लिया 2011 में और प्राइस लिया है आपका 2018 में। ठीक है, सो 2011 क्या हो गया? ये हो गया आपका बेस ईयर का प्राइस, और जो आपका 2018 की क्वांटिटी हम बोल रहे हैं तो ये हो गया आपका करंट ईयर का प्राइस। अगर हमें रियल जीडीपी निकालना है तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी इनटू बेस ईयर के प्राइस। ठीक है, रियल जीडीपी में आप जो हो इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे। और जब हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी में आप इस बेस ईयर को नहीं जो है कंसिडर करोगे, आप इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपकी नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये हमारे जो है आंसर्स आएंगे। रियल जीडीपी आप निकालोगे इनका मल्टीप्लिकेशन करके, सो 5 इंटू 10 ये आ गया आपका 50, 15 इंटू 17 आ गया 105, 20 इंटू 10 आ गया आपके पास में 200 एंड 5 इंटू 12 कितना आ गया? 60 आ गया। वही हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो आपके पास में ये और ये आपको मल्टीप्लाई करना है, करेंट ईयर की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय करेंट ईयर के प्राइसेस। तो 10 इंटू 10 विल गिव यू 100, 15 इंटू 10 आ गया आपके पास में 150, 20 इंटू 15 हो गया आपके पास में कितना? 300 एंड 5 इंटू 15 75। ठीक है, तो आपका जो रियल जीडीपी है वो इन टोटल कितना आया है? 415 एंड नॉमिनल जीडीपी कितना आया है? 725। अब हम लोग देख सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो हमारा रियल जीडीपी से इतना ज्यादा आया है, उसके पीछे का रीजन हाई प्राइसेस। यहाँ पर प्राइस 5 था, 10 हो गया, 7, 10, 10, 15, 12, 15, तो ये जो है ना प्राइजेस की वजह से आपका जो नॉमिनल जीडीपी वो ज्यादा आया है। सो दैट मीन्स कि हम रियल जीडीपी को ज्यादा अच्छा इंडिकेटर क्यों मानते हैं? उसका रीजन है कि उसमें जो है ना इन्फ्लेशन या प्राइस राइज नहीं आता है। उसमें अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो वो एक्चुअल में आपकी जो क्वांटिटी है उसके बढ़ने के वजह से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी से हमें कुछ मिसलीडिंग जो है मिसलीडिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लाइक अभी मिल रहे हैं
725 वाला, दैट इज वो जो है वो हाई प्राइजेस की वजह से इतना हाई जीडीपी है। आपकी क्वांटिटी जो प्रोडक्शन किया गया है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितना आपकी जो है ना जीडीपी आ रही है, और वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्राइजेस। ठीक है, तो ये हमारा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी का जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो होता है। इसको हमने थोड़ा सा जो है इलेबरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इन द अबव टेबल रियल जीडीपी इज रुपीज 415 फॉर द ईयर 2018 while nominal GDP is rupees 725 for the same year. Such a difference in GDP is due to increase in prices from base year to current year. Therefore, real GDP is always considered as true indicator of economic growth. ठीक है, तो ये 415, 725 ये आया और इसको यहाँ पर हमने शो किया, और इस चीज को भी हमने लिखा है कि भाई देखो नॉमिनल जीडीपी हमें इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ दी हाई प्राइजेस। इसीलिए हम जो है रियल जीडीपी को ज्यादा अच्छा इंडिकेटर मानते हैं। ओके, सो आई गेस कि क्लियर है आप लोगों को ये क्वेश्चन। जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो भी अच्छे से क्लियर है, और जो क्वेश्चन है वो भी आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक, फिर आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिस्कस द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इस फॉलोइंग सिचुएशन में जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो हमें क्या करना है? वो हमें करना है डिस्कस। क्या है आपके पास में? एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई एंड एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ग्रेटर देन एक्स एंड सेविंग्स। मतलब कि जब एडी इज मोर देन एएस होता है तो क्या हमारे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से वापस जो आपका एडी और एएस है वो इक्वल हो जाए। और सेकेंड है आपके पास में कि एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? ग्रेटर है आपके एक्स एंड सेविंग से। ठीक है, दैट इज आपके इन्वेस्टमेंट्स आर मोर देन सेविंग्स हैं, तो आप इसमें क्या करोगे? ठीक है, तो चलो इसका आंसर देख लो। सबसे पहले आता है ए वाला, एट द इनकम लेवल अबव द इक्विलिब्रियम द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई एएस। ठीक है, इनकम लेवल हम यहाँ पर देखें, ये हमारा इक्विलिब्रियम इनकम लेवल है। इसके अबव में देखेंगे तो ये आपका एएस है और ये आपका एडी है। तो अबव द इक्विलिब्रियम लेवल जो आपका एडी है वो लेस होता है किससे? आपके एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है, तो ये चीज हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बताई। दिस इंप्लाइज दैट देयर इज एन एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। सप्लाई ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा अवेलेबिलिटी है गुड्स की जो हमारी इकोनॉमी है उसमें। ठीक है, तो वही हमने बताया कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रेटर अवेलेबिलिटी है गुड्स की। ठीक है, सो दिस सरप्लस इन गुड इज एडेड टू द इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ गुड्स। ठीक है, ये जो सरप्लस है गुड्स में ये क्या हो रहा है? इसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज, ये जो है आपकी इन्वेंट्री स्टॉक में जो है इंक्रीज कर रहा है, इन्वेंट्री को बढ़ा रहा है। ओके, तो इन्वेंट्री जब बढ़ रहा है, स्टॉक जब बढ़ रहा है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? अब जो फर्म्स हैं वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगी, बिकॉज ऑलरेडी उनके पास में स्टॉक में काफी गुड्स रखे हुए हैं। तो फिर अब पहले वो क्या करेंगे? पहले वो जो स्टॉक में रखे हुए गुड्स हैं उन्हें सेल आउट करेंगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? जब प्रोडक्शन रुकेगा, जब पहले स्टॉक को क्लियर आउट किया जाएगा, तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से धीरे धीरे जो है सप्लाई भी कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई आपके एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी। सो द राइज इन द इन्वेंट्रीज अबव द डिजायर्ड लेवल रिड्यूसेस द प्रोडक्शन which leads to the decrease in income and employment in the economy। ठीक है, तो जो राइज है इन्वेंट्रीज का एक डिजायर्ड लेवल के ऊपर जब वो राइज हुई तो फिर इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस किया जाएगा, जो कि किस चीज में लीड कर रहा है? डिक्रीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। क्या हो रहा है? जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है वो होंगे कम। ठीक है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल एडी बिकम्स इक्वल टू एएस। ठीक है, तो बिकॉज की इन्वेंट्री बढ़ गई तो वो चीज जो है वो कम हो जाती है, मतलब कि प्रोडक्शन कम किया जाता है, और जब प्रोडक्शन कम किया जाएगा तो अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे सप्लाई भी कम हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई कम होकर किसके इक्वल आ जाएगी? आपके एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी। ठीक, तो ये हमारा ए वाला क्वेश्चन जो है वो हो जाता है आंसर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब बी क्या है आपका? एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर ग्रेटर देन एक्स एंड सेविंग। ठीक है, तो अब क्या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हम यूज करने वाले हैं?
So adjustment mechanism when planned investment is greater than planned savings. So when planned, that is ex-ante investment is more than planned savings. Suppose producers plan to invest rupees 20,000 crores but households plan to save rupees 15,000 crores, then AD or consumption expenditure is more than AS, या फिर हम इसे प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है. सो दिस विल हैव टू बी इंक्रीज, देन is more than production will have to be increased to meet the excess demand. ओके तो देखो क्या समझ में आया कि जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा है किससे, सेविंग से, दैट मीन्स जो सारे जो फर्म्स हैं वो क्या कर रही है, जो प्रोड्यूसर्स है वो सब लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और हाउस होल्ड्स जो है वो प्लान कम कर वो सेव कम कर रहे हैं. जब वो सेव कम कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, राइट. अगर सेविंग्स कम की जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन ज्यादा है मतलब कि एडी, ठीक है, एडी इज मोर और किससे, एएस से. तो जब ऐसी कोई सिचुएशन है तो क्या किया जाएगा, सेविंग्स अगर कम है तो फिर क्या किया जाएगा कि जो सप्लाई है वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है, एएस जो है वो बढ़ाया जाएगा ताकि जो ये एक्सेस डिमांड है वो मीट की जा सके, बिकॉज सेविंग्स कम है, सो दैट मीन्स कंजम्पशन ज्यादा किया जा रहा है. Consequently, national income will increase, leading to rise in the saving until saving becomes equal to investment. It is here that equilibrium level of income is established because what the savers intend to save becomes equal to what the investors intend to invest. Sum and subsistence is that is the planned saving and planned investment are equal, then output income, employment and price level will be constant. ठीक है, ये हम कुछ ग्राफ देख सकते हैं. इन्वेस्टमेंट का ये आ जाएगा आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दैट इज आई का कर्व आ जाएगा आपका, ठीक है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और सेविंग जो ग्राफ है वो आपको अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ दिखेगा. तो जब सेविंग क्या है, लेस देन होगी आपके इन्वेस्टमेंट के, तो ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है. दैट मीन्स कि अगर सेविंग कम है तो इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, जो पूरा हमारा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो यूज होगा और फिर आपकी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे वापस, और इस वाली सिचुएशन को हम बोलेंगे कि हमारी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है वो वापस अटेन किया जा सका है. ओके तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग. क्या फॉलोइंग हमें डिफाइन करना है, हमारे पास में चार जो है आपके पास में टर्मिनोलॉजीज गिवन है, आपको वो डिफाइन करनी है. क्या क्या है, वैल्यू एडिशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फ्लो वेरिएबल्स एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इन चारों को आपको एक्सप्लेन करना है या फिर ये वाला जो क्वेश्चन है उसे आंसर करना है. क्या ये क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड ऑपरेटिंग सरप्लस. हमारे पास में एक डेटा गिवन है और उससे जो है हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ऑपरेटिंग सरप्लस जो है ये करना है फाइंड आउट. अब ये डेटा अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब कि देखो आपको करना क्या है, या तो आपको ये थ्योरी क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना होगा. नाउ किसे सॉल्व करना है या किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो, जब तक ये एग्जाम में नहीं आ रहा है, जब तक हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तक आपके पास में ये चॉइस नहीं कि आप जो हो दोनों में से एक क्वेश्चन को आंसर करोगे. जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको दोनों ही क्वेश्चंस को आंसर करने होंगे, ठीक है. तो अब या तो आप थ्योरी करोगे या फिर ये प्रैक्टिकल करोगे. पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस थ्योरी क्वेश्चन को जो है आंसर कर देंगे, उसके बाद में अपने प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन पर आएंगे और उसे भी हम लोग सॉल्व कर कर ये जो दोनों वैल्यूज है ये फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. तो चलो आगे चलते हैं. ये देखो ये जो हमारा न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हमारे पास में यहाँ पर गिवन है. कुछ इस वाली स्लाइड पर है और कुछ जो है आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर है, ठीक है. अभी इसको बाद में देखेंगे, अभी के लिए इसको होल्ड पर रखते हैं. पहले हमारा जो थ्योरी वाला क्वेश्चन है उसको आंसर कर दें. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें हमें चार टर्म्स को क्या करना है, डिफाइन करना है. यह आ जाता है हमारे चार टर्म्स अपने डिफाइन करके. सबसे पहले आया आपका क्या, वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन क्या होता है, किसी भी गुड की वैल्यू में क्या करना, एडिशन करना, ठीक है. किसी भी गुड की वैल्यू को बढ़ाना, ये होता
होता है आपका वैल्यू एडिशन, राइट। दैट मीन्स कि आपके जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उन पर आपने कितनी वैल्यू को ऐड किया है, इसे हम वैल्यू एडिशन कहेंगे। इसे आप जो हो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके, राइट। आपकी जो टोटल वैल्यू है आउटपुट की, उसमें से अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपके पास में वैल्यू एडिशन जो है ये आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल में आपने किसी भी जो आइटम है उसकी वैल्यू में कितना एडिशन किया है, ठीक है। So value addition refers to the difference between the value of an output and the intermediate consumption, ठीक है। वैल्यू एडिशन क्या हो गया, ये इसे हम बोलेंगे वो डिफरेंस जो कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बीच में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताना था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की जाती है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर ये लिख लेना, क्या लिखेंगे हम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर में जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मनी वैल्यू हम बोलेंगे कि ये आपका जो टोटल मनी वैल्यू आप लेते हो इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ओके। फिर आता है फ्लो वेरिएबल्स। अब फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिसे आप मेजर करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एक जो है टाइम ड्यूरेशन को लेकर आप इसको मेजर करते हो, ऐसे वेरिएबल्स को हम फ्लो वेरिएबल्स कहते हैं। सो फ्लो वेरिएबल्स आर द मेजरेबल वेरिएबल्स दैट आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एग्जाम्पल नेशनल इनकम। फ्लो के साथ में एक और कौन से वेरिएबल है जिनके कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट आर स्टॉक वेरिएबल्स, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स फ्लो होते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं। स्टॉक होता है कि आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेशन कर रहे हो, और फ्लो होता है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन या मेजरमेंट कर रहे हो। ऐसे वेरिएबल्स को हम फ्लो वेरिएबल्स कहेंगे, ठीक है। फिर जो लास्ट वाला आता है दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, प्रॉपर्टी पर इनकम दैट इज रेंट, एंटरप्रेन्योरशिप की इनकम कौन सी होती है, प्रॉफिट, ठीक है। तो जो रेंट और प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसे हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड दी ऑपरेटिंग सरप्लस, इसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं, which is the sum up of rent, royalty, interest and profits, ठीक है। इसमें आपका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब कुछ आ गया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये दो रेंट और प्रॉफिट क्यों बोले थे, ताकि उससे आप बिल्कुल अच्छे से लिंक कर सको, ठीक है। बाकी इसे हम जो है ऑपरेटिंग सरप्लस भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस वी नो क्या होता है, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जब किया जाता है तो जो हमारे पास में टर्म आता है उसे हम ऑपरेटिंग। तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से जो है ये चारों चीजें क्लियर हो गई है। हमारे ये जो चारों ही जो आपके क्वेश्चंस थे या हम बोलें कि जो हमारा थ्योरी पार्ट था, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करें, इसके बाद में अपना जो एक और क्वेश्चन है वो देख ले, दैट इज अपना जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, इस पर आ जाए हम लोग। अब इस न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू चाहिए और ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू चाहिए, ठीक है। पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। अब सबसे पहले जब भी ऐसे कोई चीजें आए तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान करना है या क्या आप ये समझना है कि GDCF दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको कौन से फॉर्मूले में मिलता है। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड वैल्यू एडिशन। तो आपको जो है कौन से फॉर्मूले में आपका जो GDCF है ये मिलता है, दैट इज इन दी एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कौन सा एग्रीगेट मिलता है स्टूडेंट्स, तो आपको मिलता है GDP एट MP, ठीक है। ये पर्टिकुलर एग्रीगेट मिलता है, इसको मैं यहां पर लिख देती हूं, GDP एट MP हमें एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला बनता है ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक चीज ध्यान दो कि अगर हमें जो है जीडीसीएफ फाइंड आउट करना है तो अब आपके क्वेश्चन में जो है बाकी सारी चीजें गिवन होना जरूरी है, तभी तो आप जीडीसीएफ निकाल पाओगे, है ना। तो क्योंकि अगर हमारे पास में पूरा फॉर्मूला और अगर उसमें आपको एक ही इनपुट नहीं पता है तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। तो दैट मीन्स कि बाकी सारी चीजें जो है ये आपके इसमें गिवन होगी, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि गिवन है नहीं है, क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। अगर मैं सबसे पहले देखूं तो हमारे सामने क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम होती है हमारी NNP/FC। आपके पास में नेशनल इनकम गिवन है, आपको चाहिए क्या, GDP/MP चाहिए। अब हमें कन्वर्जन तो अच्छे से आता है ना, इसे कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करोगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को GDP/MP में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमने किया, प्लस डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये नेशनल है ये डोमेस्टिक है, तो अब क्या करेंगे, NFIA दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम करेंगे माइनस, ये माइनस किया हमने NFIA, और यहां पर फैक्टर कॉस्ट है, यहां पर मार्केट प्राइस है। तो अब आप फैक्टर कॉस्ट में क्या करोगे स्टूडेंट्स, फैक्टर कॉस्ट में आप ऐड करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको जो है मिल जाएगा आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, ये सब कुछ करोगे तो आपको आपका GDP/MP मिलेगा। उसके बाद में अगर हमें GDCF चाहिए तो इसके आगे की प्रोसेस हमें क्या करना है, इतना तो हमने कर दिया, GDP/MP मिल गया, GDCF को हम इसी साइड पर रहने देंगे, बाकी सारी चीजों को हम GDP/MP तक ले जाएंगे तो सब कुछ माइनस में हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सारे वेरिएबल्स आपके प्लस में हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं इसी में आगे वो चीज कर दूं तो भी चलेगा। दैट इज मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं इसमें से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, माइनस कर दूं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और एक और क्या माइनस कर दूं, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अगर मैं ये सारी चीजें करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, अपना GDCF मिल जाएगा। अब बस इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें अपनी वैल्यूज जो है वो देख लेनी है इस टेबल में, और सारी वैल्यूज को पुट कर कर GDCF निकाल लेना है। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया GDCF की कैलकुलेशन होने कैसे वाली है। अब जो है फिगर्स देख लो, नेशनल इनकम लोगे आप 22,100 की, वेजेस एंड सैलरीज हम इसमें नहीं लेंगे, वो ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, माइनस करना है हमें, 7200 हम माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करोगे आप, ऐड करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी चाहिए, इसका मतलब कि 700 की। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। डेप्रिसिएशन की जरूरत है, यस, डेप्रिसिएशन को आपको ऐड करना है, तो ये 500 आप लोगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो भी चाहिए, माइनस करना है 6100 का। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगे। तो इस वाली स्लाइड से आपको कुछ 1 2 3 4 5 ये फिगर्स लेने हैं। आई गेस ये वाले फिगर्स आप लोगों ने देख लिए हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हमारा बचा हुआ जो क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। मिक्स्ड इनकम हम नहीं लेंगे, वो ऑपरेटिंग सरप्लस में यूज आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस भी नहीं आएगा। उसके बाद में नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स की जरूरत है, बिल्कुल है। रेंट भी आपकी जरूरत नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो ये चीज भी आप यूज करोगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पर -150 दिया है और आपको यहाँ पर माइनस करना है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप NNP/FC में ये 150 को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो 5 फिगर्स हमारी पुरानी वाली स्लाइड से हमने लिए, 2 फिगर्स हम इस वाली स्लाइड से लेंगे, और इन सभी को यूज कर कर हम क्या निकाल लेंगे, अपना GDCF निकाल लेंगे। आई होप सो कि GDCF की कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है इतना अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब जो है इसका आंसर देख लेते हैं कि GDCF कितना होगा। अभी एट प्रेजेंट ऑपरेटिंग सरप्लस पर आप ध्यान मत दो, अभी हमें GDCF जो है वो फाइंड आउट करना है, सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे। कैसे फाइंड आउट किया, देखो नेशनल इनकम माइनस वही किया आपने PFCE प्लस GFCE प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये ब्रैकेट में है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस लिखा है, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस ही होंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि तीनों को आपने पहले प्लस कर लिया, एक साथ में इकट्ठा कर लिया, और फिर उसके बाद में उसको जो है एक साथ में माइनस कर दिया। फिर उसमें आप करोगे प्लस डिप्रिसिएशन माइनस NFIN प्लस NIT। सारे फिगर्स हमने लिख दिए, 22,100 माइनस 7200 प्लस 6100 प्लस 3400
प्लस 500 माइनस माइनस 150 एंड प्लस 700। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, इन तीनों को आपको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना, और फिर जब ब्रैकेट खोलोगे तो वो माइनस हो जाएगा, उसमें आप ये प्लस कर दोगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो जब आप पूरी कैलकुलेशन कर लोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में जो है फाइनल आंसर आ जाएगा GDCF का, दैट वुड बी 6750 करोड़। ठीक है, तो ये बन जाएगी आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, GDCF की कैलकुलेशन जो है वो आ गई समझ में। अब चलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पर, वापस चलते हैं अपना जो क्वेश्चन है उस पर। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो आपके कौन से फॉर्मूले में आता है, दैट इज इन दी इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड से हमें कौन सा एग्रीगेट मिलता है, हमें मिलता है अपना NDP@FC। ठीक है, क्या होता है हमारा NDP@FC का फॉर्मूला, NDP@FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। ऑलराइट, अब आपके पास में यहाँ पर क्या गिवन है, NNP@FC गिवन है, तो आप क्या करोगे, NNP@FC माइनस NFIA, राइट, सिर्फ इतना ही करेंगे, NNP@FC माइनस NFIA, तो हमें क्या मिल जाएगा, NDP@FC मिल जाएगा। अब इसमें से आप माइनस कर दो क्या, COE दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस को एज इट इज उसी साइड पर रहने दो, और मिक्स्ड इनकम को भी हम इस साइड पर ले आए, तो ये भी आ जाएगी आपकी माइनस में। दैट मीन्स आपको इतनी ही चीजें करनी है और आपको जो है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो नेशनल इनकम आप ले लोगे 22,100 का, उसके बाद में वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज जो है वो आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही क्या होता है, पार्ट होता है। आपके क्वेश्चन में, आपके टेबल में डायरेक्टली जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं गिवन है, तो फिर आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह पर वेजेस एंड सैलरीज लोगे, बिकॉज ये हमारा उसी का एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह पर हमने लिया वेजेस एंड सैलरीज कितना, 12,000 का। उसके बाद में और क्या चीजें गिवन है, तो यहाँ पर जो सारे फिगर्स है या जो सारी वैल्यूज है वो हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस में जरूरत नहीं है, यहाँ से हम सिर्फ ये दो फिगर्स को लेंगे, बाकी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। ठीक है, इस पर आते हैं, यहाँ पर आई हमारे सामने मिक्स्ड इनकम, ये भी ले ली हमने। इसमें से देखो 3 फिगर हो गए, NNP@FC, COE एंड मिक्स्ड इनकम हो गया। अब क्या चाहिए, NFIA, तो ये आ गया आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज माइनस 150। अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर क्या गिवन है, रेंट गिवन है। इस रेंट को आपको जो है आपकी कैलकुलेशन में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि रेंट जो है वो एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का। ठीक है, और हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालना है, तो आप रेंट को जो हो नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत कर देगा। दिस इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, और सिर्फ यही नहीं है, और भी चीजें होती है, इसलिए आप इसे नहीं लोगे। ठीक है, ये फिर जो है ना डबल कैलकुलेशन होकर सब कुछ आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो आई गेस की क्लियर हो गई आप लोगों को कि ऑपरेटिंग सरप्लस आप लोग कैसे फाइंड आउट करने वाले हो। तो फिर चलो अब जो है इसका भी आंसर देख लो, ऑपरेटिंग सरप्लस का ये हमने किया, इसका सोल्यूशन नेशनल इनकम माइनस वेजेस एंड सैलरीज माइनस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 22,100 माइनस 12,000 माइनस 4,800 माइनस माइनस 150। ठीक है, ये माइनस माइनस 150 क्या हो जाएगा, प्लस 150 हो जाएगा। बाकी की चीजों को आपको माइनस करना है। जब पूरा आप कैलकुलेशन कर दोगे तो आपके सामने जो है आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस का, दैट इज 5,450 करोड़। ठीक है, तो ये आपका GDCF बन गया और ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बन गया। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है ये जो हमारा क्वेश्चन था वो। ठीक है, अब देखो इसी के साथ में ये जो आउटसाइड दिल्ली का सेट 1 है इसे हम कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, आउटसाइड दिल्ली का सेट 1 कंप्लीट हो गया। सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स किया है, बिकॉज एक और जो उसमें था वो क्या था, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स था, और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अब आपके 11th क्लास में है। तो हमारा जो आउटसाइड दिल्ली का सेट 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम सेट 2 पर। ठीक है, अब सेट 2 में भी स्टूडेंट्स आपके जो तीनों सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, उन सब में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं और कुछ 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। तो हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को यहाँ पर अब वापस सॉल्व करेंगे, या उन क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे जो कि डिफरेंट है। ठीक है, जो सेम है ना उन्हें हम वापस सॉल्व नहीं करेंगे, अज्यूमिंग कि जब हम सेट 1 में उसको सॉल्व कर चुके हैं तो हमें पता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है, उसका आंसर कैसे मिलेगा।
ठीक है। तो अब जो है सेट 2 और सेट 3 में सिर्फ आप उन्हीं क्वेश्चंस को देखोगे जो कि आपके प्रीवियस सेट में नहीं आए हो और वो कहीं पर भी जो है रिपीट वाला सिस्टम ना हो रहा हो, ठीक है। तो आई गेस सेट 1 क्लियर है अच्छे से। अब सेट 2 के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। अब आता है हमारे पास में क्वेश्चन, एस्टिमेट द चेंजेस इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इफ marginal propensity to save is 0.10 and change in final income is 15,000 crores। क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको जो है changes in initial investment find out करना है। That means change in आय को करना है आपको find out, ठीक है। ये आपके पास में नहीं है given। और क्या चीजें गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन है आपके पास में 0.10, जिसे हम 0.1 भी कह सकते हैं, ठीक है। वो जीरो जो लास्ट में लगते हैं पॉइंट में, लास्ट में जो जीरोस आते हैं उनका कोई मीनिंग होता नहीं है। एंड चेंज इन फाइनल इनकम इज 15,000 करोड़, दैट इज चेंज इन वाई आपके पास में कितना गिवन है, 15,000 करोड़ का गिवन है। अब जैसे कि लास्ट वाले सेट में, मतलब कि सेट 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो उसमें भी जो है ऐसा क्वेश्चन था, बस ये फिगर्स जो थे वो क्या थे, वो चेंज थे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, प्रोसेस क्या होगी आपकी, आपको सबसे पहले मल्टीप्लायर निकालना होगा, ठीक है। मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करोगे किस फॉर्मूले से, मल्टीप्लायर की वैल्यू ऑफ फाइंड आउट करोगे 1 डिवाइडेड बाय MPS के फॉर्मूले से, ठीक है। मल्टीप्लायर मिलने के बाद में, इस वाले फॉर्मूले से मिलने के बाद में मल्टीप्लायर का जो दूसरा फॉर्मूला है वो आप अप्लाई करोगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i, राइट, ये चीज है। अब देखो इसमें क्या होगा, आपके पास में इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी यहां से मिल चुकी होगी, ये आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आप कर लोगे फाइंड आउट, ठीक है। तो आई गेस प्रोसेस क्लियर हो गई आप लोगों को कैसे आपको फाइंड आउट करना है। अब जो है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं और देख लेते हैं कि मल्टीप्लायर की वैल्यू और फिर अल्टीमेटली जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो MPS इज इक्वल्स टू 0.10, ये चीजें गिवन है आपके पास में, चेंज इन इनकम इज 15,000, ठीक है। अब मल्टीप्लायर निकालो, दैट इज K इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय MPS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.10। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या कर ले, इसको ऐसे सॉल्व करने से अच्छा डेसिमल हटा दो और ऊपर एक जीरो ऐड कर दो, तो इस जीरो का वैसे भी कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, 0.1 है, दैट इज एक डिजिट के पहले जो है पॉइंट लगा है, तो हम ऊपर लिख देंगे 10 और नीचे आ जाएगा हमारा क्या, 1, ठीक है। अब 10 डिवाइडेड बाय 1 आंसर क्या आ गया, दैट इज 10। तो आपकी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है ये क्या आ गई, मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आ गई है। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको जो है आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकाल लेना है, यह आपकी प्रोसेस हो जाएगी। K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दैट इज K इज इक्वल्स टू, इस K की जगह पर अब आप 10 को सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 इज इक्वल्स टू 15,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका चला गया लेफ्ट हैंड साइड पर, इस 15,000 के डिवीजन में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 1500। दैट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा कितना आ गया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारा 1500 करोड़ आ गया है। ओके, तो आई गेस की क्लियर हो गई ये जो क्वेश्चन है हमारा आप लोगों को अच्छे से। अब देखो इस पैटर्न को समझो, आप लोगों ने जो 2020 के जो पेपर सॉल्व किए, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आप लोगों को 2020 ईयर के सॉल्व करवाए, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है। हमने 2019 में देखा कि ऐसा क्वेश्चन है। अभी आगे हम और जो है हमारे ईयर्स के जो हमारे क्वेश्चन पेपर है उन्हें सॉल्व करते जाएंगे, उसमें भी जो है हमें जो ये पैटर्न है ना वो समझेंगे कि क्या पहले भी ये चीज थी या पिछले कितने सालों से ऐसा हो रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है ना वो बेसिकली आपको प्रैक्टिस तो करवा रहा है, लेकिन वो आपको ये भी बताता है कि देखो भाई CBSE जो है ना वो इस पैटर्न से जो है क्वेश्चंस पूछती है और ये पैटर्न चलता आ रहा है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इस ईयर भी जो है आपको ऐसा कुछ पैटर्न देखने को मिले। हम नेसेसरी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज ही क्यों बोल रहे हैं, नेसेसरी क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमारा अभी तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, पूरा जो है हमारी जो एग्जाम लेने का तरीका है वो चेंज हो गया है। देयर कैन बी कि इससे भी इजी क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है कि डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि अब वो कैसे जो है क्वेश्चन पेपर बनेंगे, लेकिन चाहे इजी हो या डिफिकल्ट हो या ऐसे ही क्वेश्चन हो, हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है।
तो आप लोगों को किसी भी काइंड ऑफ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो और जितना मैंने करवाया ना वो सब कुछ अच्छे से कर लो। एक एक चीज जो मैंने करवाई है, मैंने n नंबर ऑफ चीजें आप लोगों को करवाई है। अगर आपको नहीं भी पता है और कुछ चीजें छूट गई है और उसकी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। वहां पर जाकर सब कुछ पढ़ लो, अभी भी बहुत टाइम है, पढ़ लो उसको, और जो है अपना जो एग्जाम है वो अच्छे से देना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से हमें करनी होगी। तो अगर कुछ नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट में, मतलब डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली रीजन का सेट 3 आ जाता है। मतलब कि सेट 1 एंड सेट 2 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो कि डिफरेंट था, बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जैक्टली सेम थे। सेट 2 में जो क्वेश्चंस थे वही जो है आपके सेट 1 में भी क्वेश्चंस थे। सो इसलिए जो है हमने सिर्फ उस एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया, और बाकी क्योंकि वो सेम थे इसलिए हम जो है उन्हें सॉल्व या उनका जो आंसर है या वो जो क्वेश्चन है वो हम फिर से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब आउटसाइड दिल्ली का जो सेट 3 है ये भी देख लेते हैं। इसमें भी देखेंगे अगर हम, तो हमारे पास में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, बिकॉज बाकी के क्वेश्चंस जो है वो सेम ही होंगे आपके। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारा जो है वही डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से आया है क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। एस्टिमेट द चेंज इन फाइनल इनकम इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.75 एंड चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 2000 करोड़। अब देखो आपके पास में क्या गिवन है, अब आपके पास में चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 2000 का, उसके बाद में आपके पास में MPC गिवन है कितने का, 0.75 का, और आपको बोला गया है कि आपको चेंज इन इनकम जो है ये करना है फाइंड आउट। अब इसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल चीज है। हमें पता है कि K जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC होता है। दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC, 1 माइनस MPC 1 माइनस 0.75, तो इसे मैं 0.25 लिख दूं, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, जब आप इसको डिवाइड करोगे यहां से जो है ये डेसिमल हटा दो, ऊपर 2 0 कर दो, तो 100 डिवाइडेड बाय 25 आया है, दैट इज इक्वल टू 4। K की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 4। अब हमें ये पता है K इज इक्वल्स टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन I होता है। तो K है हमारे पास में 4, चेंज इन I को मैं ले जाऊं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर, कितना है आपका 2000 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2000 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चेंज इन Y हो जाएगा आपका। नाउ 2000 इंटू 4 कितना होगा, 2 इंटू 4 होता है हमारा 8000, तो 8000 CR या फिर मैं बोलूं 8000 करोड़ जो है ये हमारी बनेगी चेंज इन फाइनल इनकम की वैल्यू। ओके, तो आई गेस कि ये चीज क्लियर है कैसे फाइंड आउट किया। क्वेश्चन एकदम इजी था, इसे देख लो अच्छे से, या फिर इसके अलावा मैं आप लोगों को इसका जो प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में जो सोल्यूशन है वो दे देती हूँ, इसे देख लीजिए और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। MPC MPS में कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो स्लाइड सी छोटी छोटी चीजें हैं उसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे ही जो है ना क्वेश्चन आते हुए हम जो है गलत कराएंगे तो वो चीज सही नहीं होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई है। उसके बाद में ये आ गई आपकी K, दैट इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमने किया, ये 2000 और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 4, ठीक है। तो 4 इंटू 2000 कितना आ गया आपका 8000 करोड़ आ गया है। तो चेंज इन इनकम आपकी कितनी हो गई, चेंज इन इनकम आपकी जो है 8000 करोड़ की हो गई है, ठीक है। आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपना 2019 के जो आउटसाइड दिल्ली के सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 था ये कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें हमने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट किया था। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अब क्या करें हम, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है ना बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उनको देखकर और उन्हें जो है उनसे पढ़कर आप आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गई है। नाउ स्टूडेंट्स, इसे एंड करने से पहले एक जो छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी और जो अब तक आप लोगों को अच्छे से पता भी है, दैट इज़ मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है और इसके लिए जो है एक डिफरेंट चैनल
बनाया गया है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पर सोलली आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है वो। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस चैनल को करना है सब्सक्राइब और इसे भी आपको करना है शेयर, ताकि ये जो चैनल है और ये जो एक क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। और जो हमारा मेन चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, आई शुड नॉट से मेन चैनल बिकॉज दोनों ही हमारे मेन चैनल है, तो आप लोगों को जैसे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को भी आपको जो है सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना है, सेम वे में जो है आपको मैग्नेट ब्रेन्स जो चैनल है उसे भी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स फॉर योर कन्वीनियंस हमारे जो वीडियोज है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ये जो है आपके हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com एंड जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उस पर आपको सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिल जाएंगे हर एक चीज़ें। तो कई बार YouTube पर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप वेबसाइट या ऐप के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स की जो सारी प्लेलिस्ट की लिंक्स है वो भी आपको मिल जाएंगी। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। थैंक यू।